नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है ये हमारा उत्पादन संभावना पर और उत्पादन संभावना वक्र पर है ना। कि उत्पादन संभावना क्या होती है, उत्पादन संभावना तालिका कैसे बनाते हैं और उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से दो चीजें लिखता हूं और उनके पूरे नाम पूछता हूं, फुल फॉर्म पूछता हूं, तो आप मुझे बताइएगा। प्रेम, सुनील, पवित्रा, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और मुझे एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। एक बार कंफर्म करके बताइए, क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, आवाज प्रॉपर आ रही है? सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमने यहाँ तक की चीजें देख ली थी कि भैया बहुत समस्या होती है। अर्थव्यवस्थाओं की जो केंद्रीय समस्या है उसका मेन पॉइंट क्या है कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कितना किया जाए, उत्पादन किसके द्वारा या उत्पादन किस प्रकार किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। हमने देखा था साधन सीमित थे और मानवीय आवश्यकताएं असीमित थी और हमने साधनों का फिर वैकल्पिक प्रयोग किया था। यहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जिसका नाम सैमुअल्सन था। सैमुअल्सन ने क्या किया है, तो अर्थव्यवस्था में बंदूक का उत्पादन भी किया है और मक्खन का उत्पादन भी किया है। बंदूक एक युद्ध सामग्री है और मक्खन जो है वो नागरिक उपभोग की सामग्री है। तो उत्पादन क्या करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, इसका जो चयन होता है वो अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से या अर्थव्यवस्थाओं पर डिपेंड करता है। ठीक, ये हमने सारी चीजें देख ली थी। कितना उत्पादन, क्या उत्पादन, किस प्रकार उत्पादन, अगर तकनीकी प्रधान है या मैं बात करूं पूंजी प्रधान है ना। पूंजी प्रधान हो सकता है, श्रम प्रधान हो सकता है। अगर तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो पूंजी प्रधान होगा। अगर बैलों का और केवल मानव का, श्रमिकों का यूज हो रहा है तो वो आपका जो है श्रम प्रधान होगा। आगे हम यहां तक की बातें आप लोगों से कर चुके थे। जनता की प्राथमिकताओं को ध्यान दिया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाए ये भी हमने देख लिया था। आज हमें देखना है कि अर्थव्यवस्था की अन्य केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं, है ना। आप लोगों को जनरली ये पढ़ाया जाता है कि भैया जो है अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वो गरीबी है, अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वो बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वो भुखमरी है, अर्थव्यवस्था की समस्या है आय असमानता। अरे भाई ये बहुत बात की चीजें हैं, पहले ये समस्याएं समझो। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं नहीं पूछी उसने, उसने तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पूछी हैं। इस शब्द का अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो अन्य केंद्रीय समस्याओं में हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास संसाधन है, क्या उनका सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है और हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना भी है। तो संसाधन समृद्धि की बात और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग की बात। जैसे मैं मानव रूपी क्या हूं, संसाधन हूं, मानवीय संसाधन हूं। मैं एक दिन में 8 लेक्चर ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर 8 लेक्चर मुझे लेना चाहिए, तब मेरा क्या होगा, सर्वोत्तम उपयोग होगा। यहां पर मैंने एक श्रम जो रूपी संसाधन है, श्रम रूपी जो साधन है, उसके सर्वोत्तम उपयोग की बात करी है। यहां पर लिखा है मैंने सभी संसाधनों का उपयोग हो। सभी संसाधनों का मतलब श्रम का भी होना चाहिए, पूंजी का भी होना चाहिए। हमें पूंजी सही जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए, है ना। हमें पूंजी जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके आगामी हमें लाभ और हानि देख लेना चाहिए कि भविष्य में इससे लाभ होगा या हानि होगा। उद्यमी यही देखकर इन्वेस्ट करता है, यही देखकर अपनी यूनिट स्थापित करता है, अपनी इकाई लगाता है। तो सभी संसाधनों का उपयोग होना चाहिए और संसाधनों का जो उनके पास कैपेसिटी है उस हिसाब से उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। मैंने बोला मैं 8 लेक्चर ले सकता हूं तो मुझे 8 लेक्चर विथ एनर्जी के साथ लेना चाहिए, हाँ या ना। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल देकर भी बताया था कि अगर मेरे पास कोई एक भूमि का टुकड़ा है और भूमि के उस टुकड़े में मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग खोलना चाहता हूं तो मैं वहां पर 2-3 स्टूडियो बनवाऊंगा, एक पॉडकास्ट रूम बनवाऊंगा, एक उसमें इंटरव्यू पैनल बैठाऊंगा, एक मैं वहां पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बैठाऊंगा जहां पर टाइपिस्ट बैठेंगे, कंटेंट पर
क्या होगा, रिसर्च होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, वहां पर मैं इन्वर्टर बैटरी रखने के लिए एक अलग से प्लेस रखूंगा, एक आरओ वाटर रखने के लिए एक अलग से प्लेस होगा। इसके अलावा आपको फैकल्टी के बैठने के लिए या उनके आराम करने की व्यवस्था के लिए मैं उस भूमि का पूरा तरीके से सर्वोत्तम उपयोग करने का सोचूंगा। पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग करूंगा, भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करूंगा। भूमि है, पूंजी है, इसके अलावा आपका श्रमिक है, संगठन है। मैं जो उद्यमी, जैसे मैं हूं, मैंने खुद का अपना एक एम्पायर खड़ा किया है, खुद का एक उद्यम स्थापित किया है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं जो काम कर सकता हूं, क्योंकि असली मालिक वो होता है जो नौकरों के काम करता है ना जी। तो यहां पर संसाधनों का हमें दक्षतापूर्ण, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना, और जितने संसाधन लगे हुए हैं उन सभी संसाधनों का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। अगर सर मैं संसाधन समृद्धि पर बात करता हूं, तो संसाधन समृद्धि का मतलब होता है कि हमें संसाधनों को कैसे बढ़ाना है, हमें संसाधनों को कैसे बढ़ाना है। संसाधन समृद्धि का मतलब, तो संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन और दूसरा है संसाधनों में गुणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब यहां पर संख्या से है। अगर एक की चीज, एक है चीज, कोई दो चीज हो जाए तो वो परिमाण उसका क्या हो गया है, बदल गया है। अगर उसकी हम गुण में, कैरेक्टर्स में, उसकी क्वालिटी में चेंज कर देते हैं तो वो संसाधनों में गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। तो अब यहां पर कैसे, तो मैंने आपको बोला कि संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सभी संसाधनों का उपयोग हो, संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो। और संसाधन समृद्धि की जो समस्या है, इसमें यह बोला गया संसाधनों का परिमाणात्मक परिवर्तन और संसाधनों में गुणात्मक सुधार हो। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने बोला सभी संसाधनों का उपयोग हो, तो अगर श्रमिक जो कारखाने में काम कर रहे हैं, अगर वो हड़ताल पर बैठ जाएंगे, तो जो उद्यमी के द्वारा उस कारखाने को चलाने के लिए पूंजी लगाई गई है वो बर्बाद हो जाएगी। और इसके साथ ही बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कारखाने में जब उत्पादन ही नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? उत्पादन ही नहीं हो रहा है क्योंकि श्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। और हड़ताल पर जो बैठे हैं, इसके अलावा भी तो कुछ व्यक्ति होंगे, इसके अलावा भी तो कुछ व्यक्ति होंगे जो वहां पर रोजगाररत होंगे। तो वो व्यक्ति बेचारे क्या हो गए, बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो गए। तो यहां पर पूंजी की भी बर्बादी हो गई और मानवीय संसाधनों की भी बर्बादी हो गई। वजह क्या है? वजह केवल श्रमिकों की हड़ताल है। तो अर्थव्यवस्था को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि उनके दुर्लभ संसाधनों का, दुर्लभ मतलब जो इनकी कमी है, जो सीमित मात्रा में है, तो अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जो उनके पास सीमित साधन या संसाधन है, इनका वो पूर्ण उपयोग करे। कोई भी व्यक्ति खाली ना बैठे। हम उनको अगर खाली बिठा देंगे, अगर हम उनको रोजगार नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन नहीं होगा, है ना, और हम साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएंगे। आगे जब मैंने देखा तो संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग, मैंने बताया है आपको, चूंकि साधन दुर्लभ है, अतः उनकी क्षमता का हमें क्या करना है, पूरा का पूरा प्रयोग करना है। अगर मेरी क्षमता है कि मैं 8 लेक्चर ले सकता हूं एक दिन में, तो मैं 8 लेक्चर लूंगा, है ना। इसके अलावा उनकी उत्पादन क्षमता के प्रयोग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है, 8 घंटे काम करने में दक्ष है, लेकिन वह व्यक्ति 8 घंटे में से मात्र 4 घंटे काम करता है, तो वो काम चोर है। वो अपनी दक्षता के हिसाब से, वह अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। इससे उत्पादकता प्रभावित होगी, निश्चित रूप से उत्पादन में कमी होगी। अनुप्रिया, खुशी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। इतनी बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दो। अगर 8 घंटे काम के लिए किसी को नियुक्त किया गया, अगर 8 घंटे काम करने के लिए किसी को नियुक्त किया गया और वह व्यक्ति 4 घंटे काम करता है, 8 घंटे की उसके अंदर दक्षता है, क्षमता है, लेकिन वो 4 घंटे काम कर रहा है, तो उत्पादन प्रभावित होगा ना, उत्पादन कम होगा ना। हाँ सर, निश्चित रूप से उत्पादन कम होगा। तो संसाधनों का हमें क्या करना है, दक्षतापूर्वक उपयोग करना है। आगे जब मैं बढ़ा तो संसाधन समृद्धि में मैंने 2 टाइप से आपसे बोला है। संसाधनों को बढ़ाने की बात की जा रही है। संसाधनों को कैसे बढ़ाओगे? तो संसाधन तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। कैसे बढ़े हुए मैं बताता हूं। जनसंख्या वृद्धि अच्छा है या बुरा? जनसंख्या वृद्धि तो सर अच्छा है ना। जनसंख्या वृद्धि तो सर अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं सर जनसंख्या वृद्धि बुरा है। जनसंख्या अगर बढ़ रही है और उस जनसंख्या को, उस मानव को अगर हम स्किल देते हैं, अगर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, अगर हमने उसको कौशल दिया, अगर हमने उसको प्रशिक्षण दिया, तो वो मानव मानव नहीं रहेगा, वो मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं मानव को
ट्रेनिंग देता हूं, अगर मैं उसको अच्छी स्किल्ड देता हूं, तो वो मानव मानव नहीं होगा, वो मानव पूंजी हो जाएगा। मानव देश के लिए बोझ हो सकता है, लेकिन मानव पूंजी देश का क्या करेगा, देश को विकसित बनाने में मदद करेगा। तो हमें मानव जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को, इस बढ़ती हुई युवा जनरेशन को क्या करना चाहिए, स्किल देनी चाहिए, हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज आप प्लम्बर बुलाते हो घरों में, प्लम्बर बोलता है कि आने का 300 रुपये लगेगा। आप इलेक्ट्रीशियन बुलाते हो, गर्मियों का समय चल रहा है, आपने एसी वाले भैया को बुलाया होगा, और एसी वाले भैया एक बार आते हैं 500 रुपये ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्ड है एसी सुधारने की। प्लम्बर आता है 500 1000 ले जाता है। जो आप सामान डलवाओगे, जो आपका सामान होगा, वो तो अलग से पैसा दोगे आप उसका, लेकिन उसकी रिपेयरिंग का चार्ज ले लेता है वो 10 15 मिनट 1 घंटे का ही पैसा ले लेता है 500 रुपए। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी स्किल है ना। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? मेरे से ज्यादा बहुत सारे लोगों को ज्ञान होगा अर्थशास्त्र का या इतिहास का, है ना। मैं स्किल है मेरे पास काहे का, इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ाने का। ठीक, तो आवश्यकताएं असीमित हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो बच्चा भी तो घर में, अब वो समोसा नहीं मांगता, अब वो मैकडी का बर्गर मांगता है। अब वो बोलता है कि पिताजी जा रहे हो, रास्ते में आपको डोमिनोज मिलेगा, एक काम करना डोमिनोज ले आना। और रात में वो बोलता है कि चलो आइसक्रीम खिला दो, डिनर हो गया है। या फिर वो बोलता है कि पिताजी आप ऑफिस से लौट रहे हो तो 2 3 कोल्ड कॉफी पैक करा लेना हम सब बच्चों के लिए। डेयरी मिल्क खाने लगा है वो, है ना। हमारे जैसे कैंडी नहीं खाता जो 1 रुपए की 4 आती थी पहले बचपन में। हमारा 5 रुपए 10 रुपए में काम हो जाता था। आजकल देखो उन्हें 100 50 रुपए पता ही नहीं चलते उनके लिए हैं क्या, वो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है 100 50 की। तो मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, मानवीय संसाधनों में भी वृद्धि हो रही है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव रूपी संसाधन भी बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के नवीन भंडार मिल रहे हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधनों के, प्रैक्टिकली सोचो, हमेशा प्रैक्टिकली सोचो, मानवीय संसाधन बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने बोला है कि प्राकृतिक संसाधनों में हमें नवीन भंडार मिल रहे हैं। आपने सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को शहडोल में यूरेनियम के भंडार मिले, सीधी के मझौली क्षेत्र में रेत में सोने के साक्ष्य मिले, सोने के प्रमाण मिले। सोना मतलब स्लीपिंग नहीं है, सोना मतलब गोल्ड से है, जिसके आभूषण पहनकर तुम लोग घूमते हो। इसके अलावा तुमने देखा है कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, और ईंधन में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम जो है दुर्लभ तत्व है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। थोरियम मिल गया, हमने उसका विकल्प थोरियम ढूंढ लिया, और थोरियम को जो हमने देखा वो केरल के मोनोजाइट नामक अयस्क के रूप में देखा। केरल में हमें थोरियम अयस्क के साक्ष्य मिले, तो नवीन भंडार मिल रहे हैं। अगर हमें केरल के मोनोजाइट से थोरियम मिल रहा है तो इससे हम परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा बनाकर ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता साबित कर सकते हैं कि भैया ऊर्जा अब हमें किसी से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, अब हम ऊर्जा का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लिथियम बैटरी, हाँ लिथियम के साथ जम्मू कश्मीर में मिले, और इसका उद्योग भी लगाया है लिथियम बैटरी बनाने में। जो रिक्शा चल रहे हैं, है ना, ये सब लिथियम बैटरी से चल रहे हैं ना। तो ये नाभिकीय ऊर्जा, होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बताता हूं कि थोड़े दिन अगर और होमी जहांगीर भाभा रहते तो आज हम ऊर्जा में, आज हम विश्व में अलग स्थान पर होते। क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं को विकसित एक ऐसी अप्रोच भी है, एक ऐसी अवधारणा भी है कि अर्थव्यवस्था को विकसित तब माना जाता है जब जहां पर ऊर्जा का उपभोग ज्यादा हो रहा हो। अगर हमारे पास उत्पादन ज्यादा होता, प्रोडक्शन ज्यादा होता एनर्जी का, तो हम कंजम्पशन तो करते ही, इसके अलावा हम एक्सपोर्ट करते, और विदेशी मुद्रा का जो हमारे देश का भंडार होता वो भी बढ़ जाता। तो अप्रोच कई जगह लगाओ इसकी, है ना, कि अगर हमें नवीन भंडार मिल रहे हैं, अगर हमें कोई नया अयस्क मिल रहा है, ठीक, अगर हमें कोई नई चीज मिल रही है, तो इसका हम मल्टीपल यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे भारत में सोलर की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, और भारत में वर्ष भर सूर्य की किरणें रहती हैं। और अगर देखा जाए तो भारत में 8 महीने गर्मी पड़ती है ना।
उत्तर भारत में तो जिसमें ज्यादा ही है, आप देखोगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सौर ऊर्जा, हम पीएन डायोड लगाकर, सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा जनरेट कर सकते कि नहीं कर सकते। और ये तो इको फ्रेंडली भी है, इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान भी नहीं होना है। और सौर ऊर्जा बना के हम उपभोग भी करेंगे, अगर कुछ बच जाएगा तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। आजकल हर घरों में कुसुम योजना सुनी होगी, भारत सरकार के द्वारा कुसुम योजना 2019 में चलाई गई थी। और इसमें पेड़ों के ऊपर सोलर पैनल और छोटी छोटी नहरों के ऊपर सोलर पैनल, और ये हमने वाष्पोत्सर्जन की कमी के लिए ऐसा किया था, क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, इनसे वाष्प जो है, पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसी छोटी छोटी नहरें जो होती हैं, इनसे भी पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो उसके ऊपर हमने सोलर प्लेट लगा दी है, सोलर पैनल लगा दिया है। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो सोलर पैनल से टकराएगा और सन एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है वो बनेगी। तो यहां पर आपको मैंने ये बताया है कि भैया अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव संसाधन में भी वृद्धि हो रही है। और इसके अलावा मैंने ये बोला कि प्राकृतिक संसाधन की अगर मैं बात करता हूं, नेचुरल रिसोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं, तो दिन प्रतिदिन हमें इसके नवीन भंडार मिल रहे हैं। चाहे वो मोनोजाइट केरल वाला हो, चाहे वो सीरी के मझौली में सोना हो, चाहे वो शहडोल में यूरेनियम के साक्ष्य हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में लिथियम के साक्ष्य हो। इतनी बात समझ में आई कि संसाधन बढ़ रहे हैं। संसाधन बढ़ने का मतलब ये है कि मानव संसाधन भी बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक संसाधन भी बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन में नवीन भंडार हमें मिल रहे हैं, और मानव संसाधन, मैंने बोला है कि मानव संसाधन, आप जनसंख्या वृद्धि देख रहे हो, बस इसको हमें स्किल देनी है। स्किल के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई है। अगर प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना चलाई है या भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा। उसके पीछे का कुछ लॉजिक रहा होगा। लॉजिक ये है कि जो दिन भर रील स्क्रॉल करता है, सबसे पहले सोकर उठता है, 1.5 GB डेटा खत्म करने में लग जाता है, फ्री फायर में चिकन डिनर करता है, पबजी में ये गेम खेलने लगा है, जुआ सट्टा खेलता है आईपीएल में, इसके अलावा शाम को 8 बजते हैं तो दारू की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है, कम से कम ये ना करे वो पीएम विश्वकर्मा योजना के में ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग के बाद वो काम करे, उसको रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए आईटीआई कॉलेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आईटीआई कॉलेज में मैकेनिकल की शिक्षा दी जाती है, इलेक्ट्रिशियन की शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, और वो अपना खुद का एक क्या कर सकते हैं, छोटा सा उद्यम स्थापित कर सकते हैं, छोटा सा दुकान खोल सकते हैं। और वो वहां पर जो अनस्किल्ड, मतलब कहने का ज़्यादा उनको एजुकेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, 12वीं के बाद से ही वो क्या कर सकते हैं, ये सब की जो है, आप इलेक्ट्रीशियन, पंखा सुधारना है ना, एसी सुधारना है, ये सब, इसमें कोई पढ़ाई नहीं लगती, इसमें केवल स्किल लगती है, ट्रेनिंग लगती है। अगर आपको 10 दिन ट्रेन कर दिया जाएगा, 11वें दिन आप भी एसी सुधारने लगोगे। समझ पा रहे मेरी बात? बस लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो इतनी बात तो समझ में आ गई है। अगला, संसाधनों में गुणात्मक सुधार। संसाधनों में गुणात्मक सुधार, मैंने बोला है कि ये चीजें कैसे आएंगी, अगर आपकी क्षमता को मुझे बढ़ाना है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 दिन में ट्रेनिंग दे दूं अच्छी, और अच्छा स्किल दे दूं, अच्छा स्किल डेवलपमेंट कर दूं, तो आप काय में कन्वर्ट हो जाओगे, मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाओगे। अब मानव नहीं रहा, अब मानव पूंजी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने बोला मानव में अगर प्रशिक्षण और कौशल दोनों दे दिया जाए तो वो मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा और देश को विकसित बनाने में मदद करेगा। मानव निर्मित पूंजी की गुणवत्ता में सुधार प्रायः प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, आप देखना सीबीएसई के स्कूलों में जो हमारा नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनने क्या किया है, अटल टिंकरिंग लैब बनाई हुई है। और ये अटल टिंकरिंग जो लैब हैं सीबीएसई स्कूलों में जो बनी हुई हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की शिक्षा दी जा रही है। तो प्रौद्योगिकी का अगर विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से मानव भी काय में कन्वर्ट हो रहा है, मानव पूंजी में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रौद्योगिकी के विकास से निश्चित रूप से मानव निर्मित पूंजी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। संसाधनों के परिमाण में वृद्धि नहीं होती, किंतु उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है।
मतलब मानव की संख्या में वृद्धि हो या ना हो, यहां पर लिखा है यहां संसाधनों के परिमाण में वृद्धि नहीं होती। किस अवधारणा में? क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुणात्मक की, तो गुणात्मक में परिमाणात्मक बात तो नहीं आएगी, है ना। यहां पर तुम्हें नवीन जो है भंडार नहीं मिलेंगे, नई नई तुम यहां पर खोजे नहीं करोगे। यहां पर यूरेनियम नहीं मिल रहा, यहां पर थोरियम नहीं मिल रहा, यहां पर आपको लिथियम नहीं मिल रहा। यहां पर केवल हमें क्या हो रहा है, तो यहां पर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और ये किसकी वजह से संभव हो पाया है? तो प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से संभव हो पाया है। तभी हमने लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी है, अच्छा स्किल दिया है। 10 व्यक्ति हैं प्रशिक्षण व कौशल से पूर्व, उनको ना तो मैंने ट्रेनिंग दी है और ना किसी प्रकार की उनको स्किल सिखाई है, तो वो 10 इकाई उत्पादन करते हैं। अभी उनके पास ना तो स्किल है और ना ही उनके पास ट्रेनिंग है। और 10 व्यक्ति 10 इकाई उत्पादन करते हैं किसी भी चीज का, है ना। या मान लो 10 व्यक्ति 10 कपड़े बनाते हैं बिना ट्रेनिंग के। अब जब मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी तो वही 10 व्यक्ति उत्पादन कितने का करने लगा? 15 कपड़े बनाने लगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रशिक्षण व कुशलता से उत्पादन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले 10 व्यक्ति 10 कपड़ा बना रहे हैं, अब वो 10 व्यक्ति 10 कपड़ा नहीं 15 कपड़ा बनाते हैं। बोलो यस सर। हमें ये वाले उदाहरण से ये समझ में आ गया कि संसाधन समृद्धि, या आप बोलोगे कि संसाधन समृद्धि में आपने एक तो परिमाणात्मक समृद्धि बताया है और दूसरा आपने गुणात्मक समृद्धि बताया है। हाँ, 15 इकाई का। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है उत्पादन संभावना की। आपसे क्या बोली जा रही है? उत्पादन संभावना की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोला जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई हैं, एक तो मैंने बोला है पीपीएस, दूसरा मैंने बोला है पीपीसी। मुझे जवाब दीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। इसका पहले मुझे फुल फॉर्म बताइएगा, फिर मुझे इसका हिंदी में नाम बताइएगा कि जो मैंने पीपीएस लिखा है, जो मैंने पीपीसी लिखा है। अब मैं बोलूं पीपीसी जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, इसका स्लोप या इसका ढाल कैसा होता है, इसकी दिशा कैसी होती है। सर ऐसे ही तो हमारे एग्जाम में सवाल आएंगे कि मैंने बोला है कि इनका बाएं से दाएं है, या बाएं से दाएं के अलावा या मैं बोल दूं दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है, मैं बोल दूं ऊपर से नीचे है नीचे से ऊपर है, तो मैं बताना पड़ेगा ना सर, तो मैं बताना पड़ेगा ना। तो मैं आपसे अगर ऐसा सवाल पूछता हूं तो क्या जवाब दोगे? बताओ। पीपीएस का पूरा नाम क्या है, पीपीसी का पूरा नाम क्या है? और मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। शायद आप लोग लिख भी रहे हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो मैंने आपको एक उत्पादन संभावना तालिका, या उत्पादन संभावना तालिका को हम उत्पादन संभावना सारणी भी बोल सकते थे। उत्पादन संभावना सारणी भी बोल सकते हैं, या फिर उत्पादन संभावना तालिका भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आपका क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। यहां पर मैं इसका पूरा नाम भी लिख देता हूं, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और ये आ जाएगा शेड्यूल, ये आ जाएगा शेड्यूल। इसका क्या हो जाएगा? पीपीसी का, पीपीसी का हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और इसको हम बोलेंगे कर्व। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका हिंदी ये हो गया है सर, और इसका हिंदी हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। और अगर कभी पूछा जाए उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनता है, तो हमने देखा था कुछ यूं इस तरीके से ऐसा मिलाया था, और मैं ये बोल सकता हूं कि ये कैसा होता है, तो बाएं से दाएं होता है। ये कैसा होता है? बाएं से दाएं होता है। कहने का मतलब कि ये लेफ्ट टू राइट होता है। और इसके अलावा
अगर आपसे लेफ्ट टू राइट के अलावा पूछा जाए तो आप बोलोगे कि सर ये ऊपर से नीचे की ओर बनता है। आप बोलोगे ये ऊपर से नीचे की ओर बनता है। अभी मैं इसको बनाकर भी बताऊंगा, अभी मैं इसको बनाकर भी बताऊंगा कि ये बन कैसे गया। तो ये पहले तो मुझे इनके पीपीएस के पीपीसी के पूरे नाम पता चल गए, यस एंड नो। पीपीसी के और पीपीएस के पूरे नाम पता चल गए। तालिका बनाएंगे और उसी तालिका से, उसी शेड्यूल से हम कर्व भी बनाएंगे, वक्र भी बनाएंगे, और वक्र से संबंधित जो सवाल आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आइए बात करते हैं, हमने बाएं से दाएं देख लिया है। बाएं से दाएं मतलब हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया है, और इसके अलावा हमने जो है ये भी देख लिया कि ये जो है ऊपर से नीचे की ओर इसका स्लोप होता है या ढाल होता है। यहां पर आपको यही सारी चीजें लिखी होंगी कि उत्पादन संभावना की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी है, एक अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है। एक अर्थव्यवस्था है, दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है। वो सोचती है कि चावल बनाऊं और वो सोचती है कि साइकिल बनाऊं, है ना। अब इसमें संभावना ढूंढनी है कि साइकिल ज्यादा बन रही है तो चावल ने, मतलब चावल अगर हमने सभी साधनों को चावल में लगा दिया तो साइकिल का उत्पादन शून्य हो गया, और अगर मैंने सभी साधनों को साइकिल में लगा दिया तो चावल का उत्पादन शून्य हो गया। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि साइकिल का भी उत्पादन होता रहे और चावल का भी उत्पादन होता रहे। यही उत्पादन संभावना की अवधारणा है। अगर मैंने बोला कि सभी साधन, मेरे पास श्रम है, मेरे पास पूंजी है, मेरे पास संगठन है, मेरे पास साहस है, अगर मैं सारे के सारे साधन, भूमि भी है, मैंने सारे के सारे साधन चावल उत्पादन पर लगा दिए, सारे के सारे साधन चावल उत्पादन पर लगा दिए, तो साइकिल का उत्पादन शून्य हो जाता है। वहीं अगर मैंने सारे के सारे साधन साइकिल उत्पादन पर लगा दिए तो मेरा चावल का उत्पादन शून्य हो जाता है, क्योंकि साधन तो सीमित हैं, है ना, क्योंकि साधन तो सीमित है। साधन सीमित हैं, सभी साधनों का प्रयोग करने से 20 क्विंटल चावल का उत्पादन हुआ, तब साइकिल का उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि हमने यहां पर सारे के सारे साधन काय में लगा दिए हैं, चावल के उत्पादन में। 20 क्विंटल चावल जब होता है तब साइकिल का उत्पादन शून्य होता है, ठीक। और जब साइकिलें बनेगी अगले ही क्षण आप देखोगे कि जब साइकिलें बनती हैं तब वहां पर 150 जब साइकिल बनती हैं तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर चावल का उत्पादन शून्य होता है। आपको याद रखना है 20 क्विंटल जब चावल बन रहा है या 20 क्विंटल जब चावल का उत्पादन हो रहा है तब उस समय साइकिल का उत्पादन शून्य है। लेकिन जैसे ही हमने सारे साधनों को साइकिल के उत्पादन पर शिफ्ट किया तो साइकिलों का उत्पादन 150 हो गया लेकिन चावल का उत्पादन शून्य हो गया। लेकिन अर्थव्यवस्था तो दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है, वो साइकिल भी बनाना चाहती है और वो चावल भी बनाना चाहती है, चावल का उत्पादन भी करना चाहती है। यहां पर मैं अगर चावल बनाने की बात कर रहा हूं तो चावल उत्पादन से उसका आशय है, आप बहुत अच्छे से ये चीज समझते हो। इस प्रकार सीमित साधनों का वैकल्पिक उत्पादन, है ना, सीमित साधनों से हमें क्या करना है, वैकल्पिक उत्पादन संभावनाएं प्राप्त करनी है। यस, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, या एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। हम अभी देखेंगे उसको, हम उसका सैमुअल्सन वाला मक्खन और बंदूक वाला एग्जांपल आप लोगों को फिर से बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम विभिन्न संयोग, जैसे जब आपने उपयोगिता पढ़ी थी, जब आपने यूटिलिटी पढ़ी थी, जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, तब आपने एक चीज देखी थी कि जब मैं आमों की संख्या को बढ़ा रहा हूं तब मुझे केलों की संख्या को त्यागना पड़ रहा है। अगर मैं आम खरीदने के लिए राजी हो जाता हूं, मैं बोलता हूं नहीं एक काम करो, एक आम मुझे और दे दो, तो मुझे फिर वहां पर कुछ केले त्यागने पड़ते थे। आम और केला त्यागने की प्रोसेस आप लोगों ने उपभोक्ता व्यवहार वाले टॉपिक में पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि विभिन्न संयोग बनाने पड़ेंगे। विभिन्न संयोग कैसे, आगे मिलेगा। विभिन्न संयोग ऐसे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भैया सैमुअल्सन नाम का अर्थशास्त्री है, एक अर्थव्यवस्था में दो चीजों को उगाना चाहता है, एक युद्ध सामग्री बंदूक और दूसरा नागरिक उपभोग की वस्तु है मक्खन। और 1969 में इस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब मैंने क्या किया, तो यहां पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन के मध्य संयोग हमें यहां पर आप देखेंगे आगे वाली टेबल पर, सभी साधनों को अगर बंदूक के निर्माण पर लगाया, जितने भी साधन थे, मेरे पास भूमि था, पूंजी था, श्रम था, संगठन था, उद्यमी था, साहस था, मतलब सब कुछ था, तो मुझे 15 बंदूक मिली। मतलब बंदूकों का 15 से ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। और जब मैंने इन्हीं सभी साधनों को मक्खन उत्पादन पर लगाया तो मुझे 5 इकाई मक्खन का उत्पादन हुआ, है ना, 5 इकाई। लेकिन जब मुझे 5 इकाई मक्खन मिल रहा है तब बंदूक का उत्पादन शून्य हो रहा है। जब मुझे 15 इकाई बंदूक मिल रही है तब वहां पर मक्खन का उत्पादन शून्य हो रहा है। अगर मक्खन 5 मिल रहा है तो बंदूक शून्य मिल रही है, और अगर बंदूक 15 मिल रही है तो मक्खन शून्य मिल रहा है। क्या ये जो मैंने 2 लाइन बोली, बंदूक 15 तो मक्खन 0 और मक्खन 5 तो बंदूक 0, अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो तो थम्स अप करो। क्योंकि हमने उत्पादन के साधनों को, जब बंदूक 15 हैं तब हमने सारे के सारे साधन बंदूक के उत्पादन पर लगा रखे हैं। जब मक्खन 5 है तब हमने सारे के सारे साधनों को मक्खन के उत्पादन पर लगा रखा है। मुझे थम्स अप करके बताओ कि सर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, है ना। तरुण ने, साधना ने, अनुप्रिया ने, पवित्रता ने, सुनील ने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एमआरटी के बारे में मैंने बोला था कि भाई एक छोड़ रहे हो, है ना, जैसे आइए इसको हम थोड़ा सा आगे देख ले रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। एक हम तालिका बनाते हैं, एक होता है संयोग। संयोग कितने संयोग हो सकते हैं, ठीक है, कितने संयोग हो सकते हैं। एक संयोग ऐसा है, एक वर्ष की बात हो रही है बंदूक का उत्पादन, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। और एक है मक्खन का उत्पादन। मक्खन का उत्पादन, उत्पादन इकाई में है, यूनिट में है ना। मतलब 5 मक्खन की टिक्कियां बन रही हैं और यहां पर हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बोलते हैं ना भैया एक बटर का टिक्की दे दो, है ना, बटर वाला, अमूल वाला खरीदते हो ना, वही वाले मक्खन की बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सारे के सारे साधन, एक कंडीशन ऐसी है कि बंदूक 15 बनेगी, और एक कंडीशन बंदूक जब 15 बनेगी तो मक्खन 0 होगा, और एक कंडीशन ऐसी है कि मक्खन 5 होगा तो बंदूक 0 होगा, है ना। एक कंडीशन ये है। 2 संयोग तो हमने देख लिए, हमें ओवरऑल संयोग देखना है कि ऐसे कितने संयोग हैं। हमें ओवरऑल ये देखना है कि ऐसे कितने संयोग हैं। आप मुझे बताइए, एक संयोग हमने ऐसा पढ़ा था कि मैं अगर बंदूक का 1 इकाई उत्पादन कम करता हूं, अगर मैंने बंदूक 15 से 14 बनाई तो मुझे 1 टिकिया बटर की मिल गई, तो मुझे 1 टिकिया बटर की मिल गई। मतलब 20 संयोग ऐसा है जिसमें 14 बंदूक मिलने पर हमें 1 मक्खन का टिकिया मिल रहा है। अगर मैं दूसरे पर आया तो मैंने 2 इकाई क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब मेरे पास 12 बंदूकें आ गई। जब मेरे पास 12 बंदूकें आती हैं तब 2 मक्खन की टिकिया में खरीद पाता हूं या 2 मक्खन की टिकिया में बना पाता हूं। अगला, जब मैंने डी कंडीशन देखी तब मैंने यहां पर 3 बंदूकों को कम कर दिया, और 3 बंदूकें कम करी हैं, मतलब 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेगा। और यहां पर अब मैं क्या कर सकता हूं, तो 3 मक्खन की टिकिया बना सकता हूं। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने 5 बंदूकें बनाई, अब मैंने 4 बंदूकें कम कर दी। तो 4 बंदूकें कम करने का मतलब 5 बंदूकें जब मैं बना रहा हूं तब मुझे 4 मक्खन मिल रहा है। और यहां पर अगले ही क्षण जब मुझे 5 मक्खन मिलता है तो बंदूक 1 भी नहीं मिलती है। मतलब कहने का कि क्या मक्खन के उत्पादन से बंदूक का उत्पादन कम हुआ, हाँ या ना। बंदूक का उत्पादन ए है और मक्खन का उत्पादन बी है, या हम इसको ऐसा अलग से ए डैश बी डैश करके भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है
कि अगर बी डैश का उत्पादन बढ़ रहा है तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ए डैश का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। या मैं ऐसा बोलूं कि भैया जब बंदूक का उत्पादन बढ़ता है, ये देखिएगा कि जब बंदूक का उत्पादन बढ़ता है तो मक्खन का उत्पादन कम हो जाता है। जब हम इस टेबल में नीचे से जाते हैं, नीचे से जाने पर हमें यह पता चलता है कि बंदूक का उत्पादन, टेबल की बात कर रहा हूं, जब टेबल में हम ये देखते हैं कि बंदूक का उत्पादन बढ़ने से मक्खन का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन मैंने ये बोला कि बंदूक का उत्पादन कम होने से मक्खन का उत्पादन बढ़ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मक्खन का उत्पादन बढ़ेगा तो बंदूक का उत्पादन कम होगा, अगर मक्खन का उत्पादन कम होगा तो बंदूक का उत्पादन बढ़ेगा। क्या बोला मैंने कि अगर मक्खन का उत्पादन बढ़ा, मक्खन का उत्पादन देखो यहां पे बढ़ रहा है लेकिन बंदूक का उत्पादन यहां पर कम हो रहा है। मैंने बोला मक्खन का उत्पादन कम हो रहा है तो बंदूक का उत्पादन बढ़ रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? हाँ या ना? मैंने बोला बंदूक का उत्पादन कम हो रहा है, मक्खन का उत्पादन बढ़ रहा है। मैंने बोला बंदूक का उत्पादन बढ़ रहा है, मैं बोलूंगा मक्खन का उत्पादन कम हो रहा है। ये जो 4 सेंटेंस में बोल रहा हूं मक्खन और बंदूक के संबंध में, तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत अच्छी चीज है। एक बार अगर तुमने इसको अपने जहन में उतार लिया, एग्जाम में क्या जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। हमेशा आगामी पीढ़ी को, अपने बच्चों तक को ये सिखाओगे कि हमें मास्टर ने कुछ इस तरीके से बताया था, आओ तुम भी सीख लो, आओ मैं तुम्हें अर्थव्यवस्था सिखाता हूं। आ गए? अब क्या मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसको उत्पादन संभावना वक्र में तुम शो कर सकते हो, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसको उत्पादन संभावना वक्र में शो कर सकते हो, उत्पादन संभावना वक्र में शो कर सकते हो, जो कि आज की क्लास का मेन मकसद है ना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मैं यहां पर 2 लाइनें बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 2 लाइनें बनाई हैं। ये ऊपर वाली लाइन मुझे बंदूक का उत्पादन दिखा रही है, ऊपर वाली लाइन जो है ये मुझे बंदूक का उत्पादन दिखा रही है, बंदूक का उत्पादन इकाई में। और ये वाली लाइन मुझे मक्खन का उत्पादन दिखा रही है इकाई में, यूनिट में। ये मक्खन का उत्पादन शो करेगी और ये बंदूक का उत्पादन शो करेगी। कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो, ये मूल बिंदु होता है, ये 0 होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये 0 होता है। मैंने आपसे बोला कि जब मक्खन 0 है तब बंदूक कितना है, तो तुमने फट से जवाब दिया कि सर सबसे ऊपर चले जाओ आप 15 पे। अच्छा, 15 पर चले गए हम। अगला मैंने आपसे बोला कि जब आपका मक्खन 1 है, जब आपका मक्खन 1 है तो बंदूक कितना है, तो सर नीचे की तरफ आना पड़ेगा। बंदूक जब आपका 14 हो गई क्योंकि मक्खन 1 हो गया। मैंने बोला जब मक्खन 2 है, जब मक्खन 2 है तो बंदूक कितनी हो गई है, बंदूक हो गई है सर 12। बंदूक कितनी हो गई है? 12। जब ये 14 था तब कितनी थी? 1। क्या हम इनको ऐसे मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। सर जब मक्खन 3 हो गया है, जब सर मक्खन 3 हो गया है तब जो है बंदूक 9 हो गई है। बंदूक कितनी हो गई है? 9 हो गई है। जब सर आप इसको भी मिला दीजिए, मिला दिया हमने। सर जब आपका मक्खन की टिकिया 4 हो गई हैं, जब मक्खन की टिकिया 4 हो गई हैं तो बंदूक जो है सर 5 पे आ गया है, तो बंदूक जो है कितने पर आ जाएगा? 5 पर आ जाएगा। अब 4 जितना जितना गैप छोड़ा है उतनी उतनी छोड़ते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 5। अब मैं बोलूं जब मक्खन 5 है, जब मक्खन 5 है तो बंदूक कितना हो जाएगा? 0। ये लाइन भी मिलाना पड़ेगी तुम्हें। अब मैं यहां पर कलरों का इस्तेमाल करूंगा। पहली लाइन मेरी ये वाली है। क्यों ये वाली है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जब मक्खन 0 तो बंदूक 15। ठीक, पहली लाइन मेरी ये वाली है। दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन मेरी ये है। मैंने बोला कि जब मक्खन 1 है तो बंदूक 14। ठीक है। तीसरी लाइन मेरी ये वाली है कि जब बंदूक 12 है या मक्खन 2 है तब बंदूक 12 है। चौथी लाइन जो है वो मेरी ये वाली है। कौन सी? जब बंदूक 9 है तब मक्खन कितने हो गए? तब मक्खन हो गए हैं 3, तब मक्खन हो गए हैं
3, इसके अलावा जब आपने देखा कि जब 5 बंदूकों का उत्पादन हो रहा है तब आपका क्या हो रहा है, 4 मक्खन की टिकिया बन रही है। और एक लास्ट में आप देखोगे ब्लू कलर से कि जब मक्खन 5 हो रहा है तब बंदूक 0 हो रही है। कंडीशन कितनी हो गई, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक पिंक है, एक ब्लैक है, एक डार्क येलो है, एक ब्लू है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको मैं लिखूंगा ए, इसको मैं लिखूंगा बी। ये बिंदु हैं सर, ये बिंदु हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इनको सबको अगर मैं मिलाता हूं तो एक मुझे कर्व दिखाई देता है। और ये कर्व ऊपर से नीचे की ओर है। ये कर्व जो है आपका लेफ्ट टू राइट है, बाएं से दाएं है और ऊपर से नीचे की ओर है। तो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र लेफ्ट टू राइट होता है। उत्पादन संभावना वक्र का स्लोप कैसा होता है, उत्पादन संभावना वक्र का स्लोप जो होता है, ढाल जो होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर हमने इतनी मशक्कत करी है तो केवल इन 2 पॉइंटों के लिए करी है कि साहब एक का उत्पादन बढ़ाने से दूसरे का उत्पादन कम हो जाता है, एक का उत्पादन बढ़ाने से दूसरे का उत्पादन कम हो जाता है। और हमने ये किया है कि इसका जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे की ओर है और इसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो लेफ्ट टू राइट है। एक बार सभी लोग बताएं कि सर हमें यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक बार मुझे इतना बता दो कि हाउ सर हमें समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सुकून से। हाँ, अवतल होगा, बिल्कुल अवतल होगा, है ना, 100% अवतल होगा। वेरी गुड। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा, है ना, एक सवाल आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा, ठीक है। इनर बोर्ड ले लेता हूं, चल इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेता हूं यहां पर, 2 सेकंड पर। चलो सुनिएगा, सवाल है मेरा आपसे, सवाल सुनिएगा ध्यान से। उत्पादन संभावना वक्र पर, उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु दर्शाता है, हमने बिंदु बनाए थे ABCDEF, बिंदु वक्र पर कोई बिंदु दर्शाता है, कोई सा भी बिंदु ले लो। ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, पहला, क्या ये संसाधन वृद्धि दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शा रहा है? क्या ये संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, क्या ये संसाधनों की बेरोजगारी को दर्शा रहा है? ध्यान से देना जवाब, सोच समझ के। अगला,
क्या ये संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग दिखा रहा है? संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग दिखा रहा है। अब इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हो। आप लोगों ने अभी तक जो उत्पादन संभावना सीखा है वो क्या सीखा है? उत्पादन संभावना वक्र पर कोई बिंदु दर्शाता है। लो मैं तुम्हें बिंदु भी दिखा देता हूं। ये मैंने बिंदु बनाए हैं। ए बनाया है, बी बनाया है, सी बनाया है, डी बनाया है, ई बनाया है, एफ बनाया है। कहने का मतलब ये है कि जब बंदूक 15 बन रही है तो मक्खन 0 बन रहा है। जब बंदूक 14 बन रही है तो मक्खन 1 बन रहा है। जब बंदूक 12 बन रही है तो मक्खन 2 बन रहा है। जब बंदूक 9 बन रही है। ये आपको संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग। ईमानदारी से अनुप्रिया, पवन, तरुण, आप लोग अपने जवाब अब चेंज नहीं करेंगे, है ना? अब आप लोगों के जवाबों को मैंने लॉक कर दिया है। अब मैंने आप लोगों के जवाब को क्या कर दिया है? तो लॉक कर दिया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, है ना? बिल्कुल सही जवाब है आपका कि सर जो उत्पादन है ना, जो संसाधन है, माफ करना, संसाधनों का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो संसाधनों का हम पूर्ण व कुशल उपयोग कर रहे हैं। संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं? तो पूर्ण एवं कुशल उपयोग कर रहे हैं। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो बन जाएंगे। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो बन जाएंगे। अप्रोच समझ गए बस। जो वक्र बनता है ये कुछ मान्यताओं पर बनता है ना? मतलब तकनीकी अपरिवर्तित रहेगी, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हम कल देख लेंगे। और कल आप लोगों की एप्लीकेशन पर बस क्लास रहेगी, यूट्यूब पर क्लास नहीं रहेगी, है ना? तो मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, माता पिता का ख्याल रहिए रखिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।